Hey guys, welcome to Study Regna. Today we'll discuss about probability of semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर की एक्सरसाइज में गिवन है। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। Let A be the event that Asian project is successful and B be event that European project is successful. Given probability of A is 0.4 and probability of B is 0.7. If Asian project is not successful, then what's the probability that European project is not successful? Second, probability that at least one of the two will be successful. Third, given at least one of the two is successful, then the probability only Asian project is successful. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है हम उसको नोट कर लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.4 और बी की गिवन है 0.7। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इफ एशियन प्रोजेक्ट इज नॉट सक्सेसफुल, एशियन प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल नहीं हो, अगर एशियन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि यूरोपियन प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमारे पास सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी है लेकिन नॉट सक्सेसफुल की नहीं है, तो हम इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 0.6 और बी का कितनी आ गई वैल्यू, बी कॉम्प्लीमेंट की 0.3। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि गिवन है इफ एशियन प्रोजेक्ट इज नॉट सक्सेसफुल देन यूरोपियन इज नॉट सक्सेसफुल। तो हम क्या करेंगे, इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ए डैश। तो इनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, क्योंकि यूरोपियन और एशियन दोनों ही जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बी नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 0.6। तो 0.3 जो है आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द टू विल बी सक्सेसफुल। एटलीस्ट वन ऑफ द टू का क्या मतलब है, ए यूनियन बी निकालना है हमें, एटलीस्ट वन ऑफ विल बी सक्सेसफुल। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस देयर इंटरसेक्शन। ठीक है, ए की प्रोबेबिलिटी 0.6, बी की प्रोबेबिलिटी 0.3 माइनस इंटरसेक्शन है, हम क्या लिख सकते हैं, बोथ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आप जो है यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्वेश्चन में ही, जब आप अपना सोल्यूशन करेंगे आप मेंशन कर देंगे कि ए एंड बी आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 0.6 प्लस 0.3 माइनस 0.6 इंटू 0.3। आप सॉल्व कर लेंगे 0.9 माइनस 0.18। जब आप सॉल्व करेंगे क्या आंसर आ जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी ये मैं उसकी ए नॉट की प्रोबेबिलिटी लेके चल रही हूँ, एक सेकेंड। जो आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी थी वो थी 0.4 प्लस 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे। तो 0.4 प्लस 0.7 माइनस ए इंटू बी की प्रोबेबिलिटी 0.4 इंटू 0.7। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 0.82 आ जाएगा आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है। ठीक है, आई वॉज टेकिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, जो कि गलत है, हमें ए की लेनी है। ठीक है, सो इस तरह से पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए सारी चीज़ें अपने पास लिख के रखें। ठीक है, सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में कह रहे हैं गिवन एटलीस्ट वन ऑफ टू इज सक्सेसफुल देन द प्रोबेबिलिटी ओनली एशियन प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। गिवन है एटलीस्ट टू इज सक्सेसफुल, एटलीस्ट वन ऑफ द टू इज सक्सेसफुल, मतलब हमें ए यूनियन बी लेना है एटलीस्ट वन ऑफ द टू में, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, एशियन प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल। तो ए बाय ए इंटू, देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें गिवन है कि एटलीस्ट वन इज सक्सेसफुल, प्रोबेबिलिटी ओनली एशियन इज सक्सेसफुल, सिर्फ एशियन के होने की निकालनी है, मतलब बी डैश नहीं होना चाहिए, तो हम ए इंटू बी डैश करेंगे। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, ए बी डैश इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, क्या लिख सकते हैं अब हम इसको, डिवाइड बाय ए यूनियन बी। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी।
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए की कितनी है 0.4, बी डैश की कितनी है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.82 जो आपने अभी निकाली। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 0.146 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अज्यूमिंग दैट phenotypes of two randomly selected person are independent of one another, probability both phenotypes are O, then the probability that phenotypes of two person match। तो यहाँ पे डेटा गिवन है, A कितना गिवन है 0.40, B 0.11, AB 0.04 और O कितना गिवन है 0.45। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो रैंडमली सेलेक्टेड पर्सन्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारे पास, तो हम यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट, क्योंकि हमें यहाँ पे दो पर्सन्स को सेलेक्ट करना है राइट। तो हम फर्स्ट पर्सन को मान लेंगे O1 जिसका फिनोटाइप O है, और हम दूसरे पर्सन को जो है O2 मान लेंगे जिसका फिनोटाइप क्या है O है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि लेट O1 be the person 1 whose phenotype is O and O2 be the another person, be the person 2 whose phenotype is O। ठीक है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी whose phenotype is, both phenotypes are O। तो हम लिख लेते हैं both phenotypes are O। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, बोथ निकालना है तो यानी कि हमें O1 इंटरसेक्शन O2 करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ O1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ O2, सिंस बोथ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब O1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.45 कि फिनोटाइप O हो, और दूसरे पर्सन का फिनोटाइप O होने की प्रोबेबिलिटी भी 0.45 है, तो 0.45। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2025 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी दैट फिनोटाइप्स ऑफ टू पर्सन्स मैच। ठीक, क्या करेंगे, दो पर्सन्स के मैच कर जाए, तो मान लेंगे पहले A1 और A2 का मैच कर गया, ठीक है, B1 और B2 का मैच कर गया, प्लस AB1 और AB2 का मैच कर गया, प्लस प्रोबेबिलिटी O1 O2 का मैच कर गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने सिर्फ इन्हीं को दो बार लिखा है कि हम कह रहे हैं कि A1 और A1 दोनों पर्सन का A हो गया ब्लड फिनोटाइप, सॉरी पर्सन 1 का भी A हो गया और पर्सन 2 का भी A हो गया। ठीक है, तो हमने इसी तरह से सारा B के लिए, AB के लिए और O के लिए, सारों के लिए ऐसे लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, A के लिए कितना है 0.40 प्लस B के लिए कितना है 0.11 प्लस 0.04। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। हमें क्या करना है 0.40 इंटू 0.40 जो कि क्या बन जाएगा 0.40 का स्क्वायर। सो हम डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हैं प्लस 0.45 का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 0.3762, ये आपके पास आंसर हो गया। आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है और इनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर इंडिपेंडेंटली रोलिंग टू डाइस, वन रेड एंड द अदर ग्रीन। Let A be the red die shows 3 dots, B be the green die shows 4 dots, C be the total number of dots showing on the 2 die is 7. Are these pairwise independent? Are these 3 events mutually independent? अब हमें बताना है कि क्या ये pairwise independent है और क्या ये events जो है mutually independent है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जो गिवन पार्ट्स हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन पार्ट में क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमने 2 डाई को रोल किया, एक जो है रेड है और दूसरा जो है ग्रीन है। ठीक, अब हम मान लेंगे ए इवेंट जहाँ पे हम रेड डाई के रोल होने को हम ए मान रहे हैं और उसके अंदर 3 डॉट्स दिख रही है,
और बी को हम मान लेते हैं ग्रीन डाई जिसके अंदर हमें 4 डॉट्स दिख रही हैं। सी हम एक इवेंट मान लेते हैं। बी दी टोटल नंबर ऑफ डॉट्स शोइंग ऑन 2 डाई इज 7। सी क्या है? टोटल है जो दोनों डाई पे दिख रहा है, टोटल डॉट्स, ठीक है, ऑन 2 डाई कितने? 7 है। इन दोनों का एडिशन 7 आ रहा है, ठीक है। अब हमें दिखाने क्या ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, तो अगर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट दिखाना है तो इसका मतलब हमें क्या दिखाना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, यही होता है हमारे पास पेयर वाइज का मतलब। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंडिपेंडेंट दिखाने पेयर वाइज, तो इसका मतलब हमें ये दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की किसकी इक्वल है? इनके मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के। और ऐसे ही सी इंटरसेक्शन ए की किसकी इक्वल आनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये चीज़ दिखानी है अपने पेयर वाइज इंडिपेंडेंट के लिए। फिर पूछ रहे क्या ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए आप क्या कंडीशन दिखाओगे? इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये हमें दिखाना है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये इसका मैंने पूरा आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि क्या करना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब हमें क्या दिखाना है? हमें बताना है म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए। तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट के लिए हम कैसे बताएंगे? हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम मान लेते हैं ए के अंदर ना हम कोई भी अपनी मर्जी से ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि 2 डाइसेस हैं, 2 डाइस है, 1 रेड है और अदर जो है ग्रीन है। और ए जो है रेड डाइस है जिसके पास 3 डॉट्स है और बी के पास कितनी डॉट्स है? 4। तो सिंस ए के पास जो है 3 डॉट्स है और बी के पास जो है 4 डॉट्स है, तो हम इसको यूज़ करके, और सी का जो है समीशन 7 है, तो अब हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। हम ए के अंदर मान लेंगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। ये एलिमेंट्स हमारे पास किस में है? ए में। ऐसे अब हम बी के लिए मान लेंगे। बी में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6, ठीक है। अब सी में वो क्या बोल रहे हैं? समीशन 7 होना चाहिए, राइट। तो हम क्या ले सकते हैं एलिमेंट्स? हम ले सकते हैं 3,4, 4,3, ठीक है। ये ले सकते हैं एक, तो और ले सकते हैं 2,5, 5,2, 1,6 और 6,1। अब ये वाले जो है आप पूरे 1 to 6 के नंबर्स में से ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास? 1/6। बी की कितनी आ गई? 1/6। सी की कितनी आ गई? 1/6। अब हम ले लेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है? 3,4 जो है कॉमन एलिमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/36। सो क्या है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी आ गया ये, ठीक है। चलो कोई नहीं, हमने रख दिया इसको इक्वल। ऐसे ही अब आप बी इंटरसेक्शन सी के लिए निकाल सकते हैं और सी इंटरसेक्शन ए के लिए या ए इंटरसेक्शन सी के लिए। तो क्या आ जाएंगे? तो अब हमारे पास वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी? इसके लिए भी 3,4 है एलिमेंट कॉमन, इसके लिए भी 3,4 कॉमन एलिमेंट। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी आ गई? 1/36। और ये किसकी इक्वल आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कह सकते हैं, और यहाँ से सी इंटू
ए कह सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखें, अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/36, और अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करें तो भी वो 1/36 आएगा। सो हमारे पास दोनों पार्ट्स इक्वल आ गए, यानी कि जो ये वाली हमारी कंडीशन थी ये ट्रू हो गई, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या आ गए, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बता देंगे कि इंटरसेक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट की हम कंडीशन मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे। सो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ए बी सी की आपने वैल्यूज़ ली अपने हिसाब से जैसा क्वेश्चन में मेंशन था, फिर आपने दिखा दिया कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल है, तो ये क्या आ गया, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। अब हमें दिखाने की ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो अगर आप देखो तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 3,4। ये देखो आप 3,4 यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, और यहाँ पे भी मिल रहा है। तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, 3,4, जो कि कितना हो गया 1/36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी कितना हो गया, तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ भी हमें पता है, जो कि 1/6 आ जाएगी। तो ये कितना आ गया 1/216, और ये किसकी इक्वल नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की, क्योंकि ये कितनी है 1/36। सो हेंस ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं आ रहे, दोनों साइड्स, सो दस इट इज़ नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कंसीडर अ कॉफी परचेजर, ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल कप ऑफ डीकेफ कॉफी। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। If purchased a small cup, then the probability that he or she chooses decaf coffee. If purchased decaf, then the probability small size was selected. और ये पूरा डेटा हमें गिवन है। अब हम जो पार्ट वाइज चलेंगे और अपने टेबल को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल कप चाहिए और डीकेफ कप चाहिए। ठीक है, स्मॉल कप और डीकेफ कप कौन सा है, देखो स्मॉल कप की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी। स्मॉल कप में उसने ये नहीं पूछा कि आपको कौन सी वाली कॉफ़ी चाहिए, रेगुलर वाली चाहिए कि डीकेफ चाहिए, तो हम जो है इनका समीशन कर लेंगे। तो पहले पार्ट का आंसर लिखेंगे, देखेंगे पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल कप। तो स्मॉल कप की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0.14 प्लस 0.20, तो ये आ गया 0.34। ठीक है, फिर उसने पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ डीकेफ कप ऑफ डीकेफ कॉफी। क्या करेंगे, ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहे हैं, इफ परचेज दी डीकेफ देन द प्रोबेबिलिटी स्मॉल साइज वाज सेलेक्टेड। मतलब हमें क्या गिवन है, डीकेफ है, डीकेफ है तो हमने यहाँ पे डीकेफ की निकाल रखी है 0.40, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। हमें क्या गिवन है, सॉरी हमें किसकी निकालनी है, स्मॉल साइज की। तो स्मॉल साइज कितना है 20%, तो 0.20 0.40 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.50। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन, देख सकते हैं आप। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ये रहा पूरा क्वेश्चन, आप इसको खुद से एक बार ट्राई करें। 40% यूज रेगुलर गैस, 35% यूज प्लस गैस, 25 use premium gas. Only 30% fill their tank that use regular gas. 60% use plus gas. 50% fill their tank using premium gas. ठीक है, प्रोबेबिलिटीज अब हमें निकालनी है, तो इसको पढ़ने से पहले हम इसको थोड़ा लिख लें। हमें समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन या तो बेस थ्योरम का होने वाला है या मल्टीप्लिकेशन रूल का। तो हम अपने पास जो है इस इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, हम मान लेते हैं जो रेगुलर गैस है उसको A1 मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं A1 क्या है हमारे पास, रेगुलर गैस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी A1 की कितनी आ गई हमारे पास 40%। ठीक है, A2 मान लेते हैं प्लस गैस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी A2 की कितनी आ गई हमारे पास 35%। A3 मान लेते हैं प्रीमियम गैस। ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास 25%। ठीक है, अब हम मान लेते हैं एक इवेंट B जिसमें हम कह रहे हैं फिल करेगा टैंक, फिल देयर टैंक। ठीक है, तो B/A1 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, तो ये B/A1 कितना आ जाएगा हमारे पास 30%। ठीक है, B/A2 कितना आ जाएगा 60%, और B/A3 कितना आ जाएगा 50%। ठीक है,
अच्छा, अब हमने अपना डेटा लिख लिया यहाँ पे ब्रीफ में। अब हम पढ़ते हैं हमें क्या निकालना है। प्रोबेबिलिटी दैट विल यूज प्लस गैस एंड फिल द टैंक। प्लस गैस यूज करेगा और टैंक फिल होगा। एंड लिखा है तो हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो पहला पार्ट हमें क्या निकालना है, A2 इंटरसेक्शन B। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेकिन ज़रूरी नहीं है पेपर में लिखा है, ठीक है, आपको खुद सोचना है। तो आप कैसे देखोगे, प्लस गैस है तो आपने A2 इवेंट लिया और एंड लिखा है तो आप इंटरसेक्शन लगाओगे। फिल कर रहे हैं टैंक यानी कि B इवेंट हो रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इसमें अब हम सिंपली लगा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A2। सॉल्व कर लेंगे। A2 की प्रोबेबिलिटी 35% इंटू B बाई A2 यानी कि 60%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 21%, ठीक है। सेकेंड पे आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट फिल्स देयर टैंक। प्रोबेबिलिटी दैट फिल्स देयर टैंक मतलब B की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और ये कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A1 है यहाँ पे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A2 प्लस A3 प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A3। सब में वैल्यूज डाल दोगे, ये भी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की होगी और आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.455, ठीक है। सी पार्ट पे आते हैं। इफ फिल्स द टैंक, कंडीशन गिवन है कि फिल कर रहा है टैंक, देन द प्रोबेबिलिटी दैट यूजेस रेगुलर गैस, प्लस गैस और प्रीमियम गैस। सिंपल है, B हमारे पास इवेंट है जो अकर हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। उसने कहा फिल्स द टैंक, फिल्स द टैंक कर रहा है मतलब फिल्स द टैंक, ये इवेंट गिवन है। प्रोबेबिलिटी दैट यूजेस रेगुलर गैस यूज करते हैं यानी कि A1। तो A1 बाय B निकालना है, कितना आ जाएगा, ऊपर हम इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों इवेंट्स का, डिवाइडेड बाय जो इवेंट गिवन होता है B। तो इनका इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, A1 इंटरसेक्शन B कितना आ जाएगा, आपने अभी ऊपर निकाला, यहाँ पे आपने निकाला था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A1। इसको आपने जब सॉल्व किया था तो आपका आया था 40% इंटू 30% यानी कि 12%। तो ये आ जाएगा पॉइंट का 12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से जो आंसर आया था 0.455, ठीक है। और आप सॉल्व करोगे 0.264 आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना क्रिएट, ये A1 इंटरसेक्शन B था, आपने A1 इंटरसेक्शन B यहाँ पे निकाला। इसी तरह से हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू B बाई A1। बस इसी को सॉल्व करके जो आंसर यहाँ पे हमने लिखा वही हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट ही की है, 0.455 वो लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें प्लस गैस के लिए और प्रीमियम गैस के लिए बताना है और वो भी हमने बता दिया। प्रीमियम गैस के लिए आप क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A1 बाई B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बाई B। तो आपके पास A3 बाई B की अपने आप आ जाएगी, आपको ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्वेश्चन 5, अच्छा ये क्वेश्चन 5 पे ही कंटिन्यूएशन में है कि इन क्वेश्चन 5 कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 70% regular fill up customer use credit card, 50% regular non-fill use credit card, 60% use credit card of all premium of all plus fill up and 50% of all plus non-fill up customer. 50% use credit card of all premium fill up and 40% are non-fill up. कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज। तो क्वेश्चन तो हमें थोड़ा सा भारी लग रहा है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर करो ये वाली अब इन्फॉर्मेशन कि 70% जो है वो है फिलअप, ठीक है, ओके। यूज क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे CC लिख लेती हूँ मैं अपने पास शॉर्ट में कि ये क्रेडिट कार्ड के लिए। 50% ऑफ ऑल रेगुलर नॉन फिलअप यूज क्रेडिट कार्ड, 50% of all non-regular, ठीक है, फिलअप करते हैं और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। 60% यूज क्रेडिट कार्ड ऑफ ऑल प्लस फिल,
60% जो है प्लस फिल वाला यूज़ करते हैं, प्लस फिलअप, और क्या यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। एंड 50% ऑफ द प्लस नॉन फिलअप कस्टमर्स, तो 50% जो है नॉन प्लस फिलअप है जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। 50% यूज क्रेडिट कार्ड ऑफ ऑल द प्रीमियम्स, तो 50% ऐसे हैं जो प्रीमियम को यूज करते हैं, फिलअप करते हैं। ये ब्रैकेट में जो सीसी है ये क्रेडिट कार्ड के लिए लिख रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड 40% आर नॉन फिलअप, ठीक है। 40% क्या है, नॉन फिलअप, मतलब नॉन प्रीमियम फिलअप होंगे, ठीक है। अब देखो मेरा क्वेश्चन कितना ब्रीफ हो गया, पहले कितना मुश्किल था। अगर आप ध्यान से देखो तो एक प्रोबेबिलिटी है जो रेगुलर फिलअप करा रहा है और एक है नॉन की। ऐसी एक प्लस फिलअप की और एक नॉन प्लस फिलअप की है, एक प्रीमियम की और एक नॉन फिलअप प्रीमियम की है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन 5 से ही इसका लिंक ये बता रहे हैं कि जैसे उस पर हमारे पास 3 गैसेस थी, रेगुलर, प्लस और प्रीमियम, वही यहाँ पे चल रही है। बस यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड से फिलअप करा रहे हैं, एक रेगुलर के लिए और एक नॉन रेगुलर के लिए, फिर एक प्लस के लिए और एक नॉन प्लस के लिए, फिर एक प्रीमियम के लिए और एक नॉन प्रीमियम के लिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं क्या निकालनी है। प्लस एंड फिलअप एंड क्रेडिट कार्ड, प्लस है, फिलअप है और क्रेडिट कार्ड है, तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी प्लस एंड फिलअप एंड क्रेडिट कार्ड। कैसे करोगे, देखो प्लस की प्रोबेबिलिटी 60%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको ये वाली इंफॉर्मेशन को भी नहीं भूलना कि आपके पास जो है ये वाली इंफॉर्मेशन भी है कि प्लस गैस की प्रोबेबिलिटी 35% है, रेगुलर की 40% है, प्रीमियम की 25% है, ठीक है। तो अब हमें क्या कह रहे हैं, प्लस गैस है यानी कि हमारे पास कितना आ गया 35% मल्टीप्लाई फिलअप हो रहा है यानी कि 60%, और क्रेडिट कार्ड है यानी कि फिर से 60%। तो सॉल्व किया 1260 आ गया, ठीक है। ऐसी सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं प्रीमियम एंड नॉन फिलअप एंड क्रेडिट कार्ड। प्रीमियम है यानी कि प्रीमियम की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यहाँ से आप देख सकते हो प्रीमियम की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास A3 था 25%, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25% इंटू, फिर हमारे पास है नॉन फिलअप, नॉन फिलअप की कितनी है 50% मल्टीप्लाई क्रेडिट कार्ड, तो यानी कि आ जाएगा 40%, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 0.05, ठीक है। समझ में आ रहे हैं, मुश्किल नहीं है, बस आपको उनकी प्रोबेबिलिटीज को लिखते जाना है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं प्रीमियम एंड क्रेडिट कार्ड, तो प्रीमियम कितना था आपके पास 0.0625 और क्रेडिट कार्ड कितना था 0.0500, ठीक है, और दोनों को ऐड करके आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं फिलअप एंड क्रेडिट कार्ड, तो फिलअप कितना था हमारे पास 0.0840, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड की हमने लिख दिया, फिर सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको अपनी प्रोबेबिलिटीज को याद रखना और उससे आपके जो है आंसर्स इजीली आ जाएंगे। ऐसी नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड के लिए, तो क्रेडिट कार्ड के लिए जितने भी थे सबको आप ऐड कर दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी वो पूछ रहे हैं, ठीक है, ऐसी है वो पूछ रहे हैं इफ यूजेस क्रेडिट कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी दैट प्रीमियम वाज रिक्वेस्टेड। अगर क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रीमियम की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपली प्रीमियम इंटरसेक्शन क्रेडिट कार्ड, मतलब ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ऊपर वाले इवेंट्स का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय जो इवेंट गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इनकी प्रैक्टिस करें।
नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।